बंगाल पुलिस ने 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करने वाले का एनकाउंटर कर दिया है। मेन आरोपी प्रभास मंडल का एनकाउंटर से ठीक पहले का यह वीडियो देखिए कि किस तरीके से प्रभास मंडल पुलिस वालों को अलग अलग नाम बता रहे कि किस किस तरीके से उसने बच्ची को बहलाया फुसलाया और कौन कौन लोग उसके साथ थे। प्रभास मंडल वही व्यक्ति है जिसने आगे बढ़कर बताया कि उसने लाश को कहां पर छिपाया था, तालाब के किस कोने में रखा था, प्राइम अक्यूज था। मतलब एनकाउंटर से ठीक पहले पुलिस के लिए एक जरिया था जिसे पकड़ के इस पूरे केस को सुलझाना था। उसके निशानदेही पर एक एक कर हर एक आरोपी को पकड़ा जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से जो बंगाल पुलिस ने इस अपराधी का एनकाउंटर कर दिया, ये जो खेतनुमा जगह देख रहे हैं आप, जहां पर पुलिस वालों ने एक तरीके से अपना टेप लगा दिया है, इसी खेत के पास जब क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए बुलाया गया था, प्रभास मंडल को लेकर आया गया था, तब उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है क्योंकि बताया गया था कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। अब यहां पर बताया यह भी गया है कि जो प्रभास मंडल की जो परिवार वाले, उनका यह कहना था कि जो बंगाल पुलिस ने जो काम किया है बिल्कुल सही किया है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही काम होना चाहिए। प्रभास मंडल की जो परिवार वाले, खुद उनकी जो बीवी है, प्रभास मंडल की लाश को देखने के लिए उस जगह पर जा रही, मॉर्चरी हाउस में जा रही हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे अजीब सवाल यह है कि बंगाल पुलिस जब एनकाउंटर से ठीक पहले जो प्रभास मंडल है हर एक चीज अपनी जुबान से बता रहा है, पुलिस या उनके महकमे से जुड़े लोग इस वीडियो को बाकायदा रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यहां पर वो बहुत सारी अहम जानकारियां दे रहा है। ऐसे में इस सबसे अहम गवाह, जो सबसे मेन अपराधी था, प्राइम अक्यूज था, अगर उसे ही मार दिया जाए तो जो बड़ी मछली है, क्या उसे बंगाल पुलिस पकड़ पाएगी, या इन छोटे मोटे लोगों को पकड़कर सिर्फ यह दिखाने की कोशिश होगी, देखो हमने तो पकड़कर इनका एनकाउंटर कर दिया है, हम बाकी अपराधियों को भी पकड़ रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि इस पूरे कड़ी में बंगाल में जो कहा जा रहा था, एक अपराधी को तो भीड़ ने इंसाफ के नाम पर उसे मौत के घाट उतार दिया। बचे हुए 3 लोगों में से एक की आज पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है, बचे 2 लोग। ये जो 2 से 3 लोग थे, ये किस कदर प्लानिंग करते हैं, इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती है, ये प्रभास मंडल आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें उगल सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए पुलिस ने एनकाउंटर कर कर प्रभास मंडल का पूरी दुनिया को यह बता दिया कि बंगाल में अपराधियों का ज्यादा लंबा समय नहीं है। पश्चिम बंगाल का बौरीपुर इलाका, इस इलाके में जो तालाब के बीचों बीच जो शख्स खड़ा है, ये रेप का आरोपी है। इसने 12 साल की बच्ची का रेप करने के बाद उसे जिंदा ही इस तालाब के अंदर फेंक दिया और बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये कहता है कि मैं इस बॉडी को वहां से खींच कर लेकर आया, फिर मैंने उस लाश को वहां पर फेंक दिया। जो आसपास लोग जितने भी खड़े थे, सब ने इसकी निंदा की और उसके बाद किस तरीके से इसकी कुटाई की जाती है, उन तस्वीरों को तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन रॉ फुटेज आपको सुनवाकर और दिखाकर बताएंगे कि शख्स ने बार बार किस तरीके से, ना कोई पछतावा है ना कोई शर्म है, और बार बार यह कहता है कि मैं उस बॉडी को वहां से खींच कर लाया और यहां मैंने फेंक दिया। और किस तरीके से ये जो हैवान है, इसने रात होने का इंतजार तक नहीं किया, बड़ी दोपहर के अंदर उस बच्ची को एक किडनैप करता है, अपने दोस्तों के साथ उस बच्ची के साथ गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता है और बड़ी आराम से अपने आप को बचाने के लिए उस बच्ची को जिंदा तालाब के अंदर फेंक देता है। पश्चिम बंगाल से जब एक खबर सामने आती है, जब से वहां पे सरकार बदली है, हर किसी को उम्मीद थी कि उसे इंसाफ मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे खबर छन छन कर सामने आ रही है, पता लगा है कि एक लोकल लेवल के एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आया है, जिसने इन तीनों आरोपियों को बचाने की कोशिश भी की थी। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उस पर धीरे धीरे कर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। सबूतों के साथ छेड़छाड़, लड़की के साथ जो गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस से पहुंचने से पहले ही एक आरोपी को तो भीड़ ने एक तरीके से इंसाफ के नाम पर उसे मौत के घाट भी उतार दिया। बताएंगे पर्दे के पीछे की कहानी, असल में पश्चिम बंगाल के अंदर क्या चल रहा है।
बारुईपुर की 12 साल की बच्ची की जिस तरह से दरिंदगी हुई, उसमें एक और चौंकाने वाली बात आ रही है कि दरिंदों ने उस बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंक दिया था। ये सोचकर कि वो मर गई है, बड़ी आसानी से उससे पीछा छूट सकता है, उस छोटी सी बच्ची को जिंदा ही जब उसकी सांसें चल रही थी तभी इस तालाब के अंदर फेंक दिया गया। आप अभी जो तालाब देख रहे हैं इसे गौर से देखिएगा। यहाँ पर कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे, काई जमी हुई है तालाब में और उसके पास अंदर की साइड एक शख्स खड़ा हुआ है जो कोशिश कर रहा है उस बच्ची को निकालने की। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ शख्स जो है वहां से एक आदमी को खींच कर ले जाते हैं और कहा जा रहा है कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसने उस बच्ची का रेप किया था। कुल 4 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से मेन आरोपी बताया जा रहा है आनंद सरदार। और तो और एक शख्स और बताया जा रहा है, जैसे दीपक ने शुरुआत बताया कि जब लोग थे, जब वो आक्रोशित हो गए, गुस्सा हो गए, तो उसे खींच कर ले जाते हैं और पीट पीट कर मार डालते हैं। अब यहाँ पर इस तालाब के पास मैं जो आपको पूरा दृश्य दिखा रही हूँ, जो चीज़ें दिखा रही हूँ, वहाँ पर खुद जो रेपिस्ट है उसने लोगों को कैमरे पर बताया कि हम ऐसे खींच कर ले गए थे, यहाँ पर हमने डेड बॉडी डाली थी, इस तरह से हम ले गए। एक बार आप वो रॉ फुटेज सुनिए, तब आपका खुद भी खून खौल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि लोगों की मानसिकता कितनी हद तक नीचे गिर चुकी है। টেনে টেনে এনেছে হ্যাঁ এই বাগান থেকে নিয়েছে বিরাট বড় খানকির চাওয়াল এদিকে ধরো ফেলেছো তুমি পেয়েছো तो सुना आपने, यहाँ पर वो खुद अपनी दरिंदगी की कहानी बता रहे, किस तरह से दिन दहाड़े उसने उन बच्ची के साथ रेप किया और उसके बाद उसे मार कर फेंक भी दिया। इस आरोपी को तो लग रहा है कि उसने बच्ची को मार कर फेंका, लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब आप एक सीसीटीवी फुटेज देखिए, इसमें आपको एक शख्स नजर आ रहा है, उसके साथ एक बच्ची है जिसको हमने कोशिश की छुपाने की। अब जो शख्स आपको दिख रहा है उसने नीले रंग की टोपी पहनी है, ये वो शख्स है जिस पर साफ तौर पर आरोप लग रहा है, ये वो रेपिस्ट है आनंद सरदार, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मेन आरोपी यही है। बच्ची दोपहर को जाती है अपनी एक दोस्त के लिए गिफ्ट लेने के लिए। वो अपने पिता से कहती है कि मुझे अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है। गिफ्ट खरीदने के लिए बाहर जाती है और उस वक्त ये आदमी बहला फुसला कर उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। सोचिए, रात के अंधेरे में भी नहीं, दिन दहाड़े। जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं दिन का उजाले का सीसीटीवी फुटेज है और इसी टाइम पर ये उस बच्ची को लेकर जाता है और कहा जा रहा है कि झोपड़ी में एक बच्ची को ये लोग लेकर जाते हैं। इसके कुछ 3 दोस्त भी इसके साथ इकट्ठा होते हैं, वहां पर बच्ची के साथ रेप करता है और रेप करने के बाद जब इसे लगता है कि बच्ची की हालत खराब हो गई, सोचिए एक शख्स, ये जो नीली टोपी वाला, ये इसके बाकी 3 दोस्त बाकायदा गैंग रेप करते हैं और फिर इन्हें लगता है कि बच्ची की हालत जब खराब है तो पन्नी लाते हैं, उस पन्नी के अंदर उस बच्ची को पैक करते हैं, इन्हें लगता है कि बच्ची मर गई है और फिर चुपचाप ले जाकर उसे जो तालाब आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर फेंका जाता है। और तो और जब इस पूरे मामले में पुलिस इसे अरेस्ट करती है, लोग को पकड़ती है, तो खुद जब मीडिया वाले इनसे पूछते हैं, बाकी सब इनसे पूछते हैं कि क्यों मारा, तो मुंह छुपाकर भागते नजर आते हैं। तब इन्हें समझ में आता है कि इन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन जब ये उस जुर्म को अंजाम दे रहे थे तो इनके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी और इतनी मासूम बच्ची को इन्होंने बेरहमी से मार दिया। एक बार आप सुनिए पुलिस स्टेशन में क्या हुआ। ধর্ষণ কে করেছে, কে কে ছিল, আর দুজন কে কে ছিল, আর দুজন কে কে ছিল, কে কে ধর্ষণ করেছে, কে কে ধর্ষণ করেছে, আর কে কে ছিল। এই মারলে কেন, মারলে কেন, মারলে কেন, মারলে কেন, तो यहाँ पर देखा आपने किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके जहन में खौफ है, क्योंकि इन्हीं का एक साथी भीड़ के हाथों मारा गया है, क्योंकि भीड़ में इतना गुस्सा था कि एक 12 साल की बच्ची को तुम लोगों ने नहीं छोड़ा, उसके साथ इतनी दरिंदगी कर दी, तो ऐसे में भीड़ भी उन्हें घसीट कर लाती और मारने की कोशिश करती है। ऐसे में 3 जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। लेकिन जो बच्ची की पोस्टमार्टम ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है उसने पूरे केस को एक तरह से पलटा और बता दिया है कि जिंदा ही बच्ची को फेंका था और आखिर उसकी मौत हुई तो हुई कैसी। दरअसल बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर कई तरीके की इंजरीज पाई गई हैं, बहुत बुरी तरह से चोट देने की सबूत पाए गए हैं। इसके अलावा पता लगा है कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया था, क्योंकि इन्होंने उस जिंदा बच्ची को जब तालाब में फेंक दिया पन्नी में भरकर, वो नीचे जाती गई और उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से पानी भर गया, जिससे उसके फेफड़ों में भी पानी भर गया था। और तो और ब्लीडिंग, उसको प्राइवेट पार्ट में इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी कि जो डॉक्टर्स जब उन्होंने पोस्टमार्टम किया, जब जांच की, तो पता लगा कि उसकी जो मौत है वो इन्हीं कारणों की वजह से हुई है। इसके अलावा साफ तौर पे ये पता लगा है कि टॉर्चर के निशान मिले हैं, मतलब उसकी बॉडी पर भी टॉर्चर के निशान मिले हैं।
ये पता लगा कि उसको नोचा गया, उसको खसोटा गया, यहाँ तक कि उसके शरीर पर काटने के निशान है, किसी ने उसको दांतों से काटा है। तो सोचिए, इन जानवरों ने बेरहमी से उसको खींच कर ले जाते हैं, किडनैप करते हैं, झोपड़ी में उसका रेप करते हैं, उसको काटते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी करते हैं जिससे ब्लीडिंग हो जाती है। और जब उन्हें लगता है कि अब इसकी हालत ख़राब हो गई है तो पन्नी में पैक कर फेंक देते हैं, जिससे उसके जो फेफड़े हैं उसमें पानी भर जाता है और इसी तरह से उस बच्ची की मौत हो जाती है। लेकिन जब आसपास के लोग ये देखते हैं, जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि कुछ गलत हुआ है, और जब वो लोगों को सामने से कन्फ्रंट करते हैं, तब ये भागने की भी कोशिश करते हैं, उसमें से एक पकड़ा जाता है और फिर उसका दृश्य जो आपने देखा कि उसे खींच कर ले जाते हैं, मारपीट होती है और वो मर भी जाता है। तो इस तरह से कहानी सामने आती है। अब ये सारी चीज़ें तो आपने जान ली, लेकिन आखिरकार पुलिस कैसे आरोपियों तक पहुंचती, किस तरह से सीसीटीवी पुलिस के हाथ लगा, और आखिर किस तरह से एक नेता का नाम सामने है कि वो उस आरोपी में से एक का जानकार है जो बचाने की कोशिश करा था, और किस तरह से पूरी जो कहानी है वो आगे बढ़ी और पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा, आप वो जानिए। आरोपियों को पूरी उम्मीद थी कि उन्होंने लाश को अच्छे तरीके से ठिकाने लगा दिया है। सबकी नजरों से बचाते हुए उन्होंने लाश को तालाब की तलहटी के नीचे फेंक दिया है। लाश कभी ऊपर आ ही नहीं सकती, कोई उन्हें पकड़ ही नहीं सकता है। लेकिन वो भूल गए, हर जगह उन्होंने ध्यान रखा कि कहां का सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहीं पर भी उनका चेहरा सामने नहीं आएगा। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि जिस इलाके से लड़की गायब हुई वहां पर कौन सा शख्स था जिसने उस लड़की का किडनैप किया। अब कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही थी। लेकिन पुलिस ने कई घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ये जो सीसीटीवी फुटेज आपको वर्णिता ने शुरुआत में दिखाया कि जो और कैप पहना हुआ है, टी शर्ट पहना हुआ शख्स एक लड़की को लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। जब इसके कुंडली खंगालने की बारी आई तो चेहरा नहीं दिख रहा था। अब ऐसे में पहचान की जाए तो कैसे की जाए? तो उस इलाके में जितने भी फोन उस वक्त ऑन थे, फोन लोकेशन की ऑन की मदद से तमाम जो सीसीटीवी फुटेज थे, चेहरों की मिलान के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि जो शख्स है कोई और नहीं बल्कि यही रेपिस्ट है। और इसके बाद फोन लोकेशन को ट्रैक करते हुए, फोन लोकेशन मतलब ये नहीं कि आपने अपना फोन लोकेशन ऑन किया तब आपकी जानकारी पता लगी, फोन टावर के लोकेशन से भी आपकी जानकारी निकल कर आ सकती है। मतलब आपके फोन में जो टावर आता है वो कौन से टावर से कनेक्टेड है, अगर आप आगे जाएंगे तो दूसरे टावर से कनेक्ट होंगे। तो इस तरीके की जो जानकारी जब पुलिस निकाल रही थी, एक एक चीज पर मुआयना कर रही थी, तो अचानक से जब पुलिस उसे दबिश देती है, पुलिस उसे पकड़ती है, अच्छी तरीके से खातिरदारी होती है और वो अपना गुनाह कबूल करते हुए बताता है कि माई बाप, मैंने तालाब के अंदर उस बॉडी को फेंक दिया है। फेंका इसलिए है क्योंकि जब हमने बारी बारी से एक तरीके से रेप और गैंग रेप कर दिया तो हमें लगा कि बच्ची अब जिंदा नहीं बचेगी। अब बच्ची जिंदा नहीं बचेगी तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा कि बच्ची कहीं और जाके अपना मुंह खोले। हमने सोचा इस बच्ची को बांध बूंद कर तालाब के अंदर ही फेंक दो, क्योंकि बच्ची के साथ जब रेप और गैंग रेप हुआ तो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उन 3 से 4 लोगों को ही पता था और इसी का इन्हें फायदा उठाना था। अब इस मकसद में कामयाब भी हो जाते हो क्योंकि चेहरा क्राइम किसी ने नहीं देखा। अब इसके बाद जब पुलिस इन तक पहुंचती है तो ये अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो पहला आरोपी था उसने खुद ही बता दिया कि मैंने यहां पर लाश फेंकी है। अब जब पुलिस बाकी साथियों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि कई बीजेपी की जो लोकल नेता थे, जो रिश्तेदार भी हैं एक तरीके से इनके, वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और एक एक आरोपियों की धरपकड़ कर कर उन्हें जीप के अंदर बैठा कर कोर्ट में भी पेश कर दिया जाता है। अब इसमें से जो मेन आरोपी था, कहा जा रहा है कि भीड़ ने इंसाफ पहले ही कर दिया उस शख्स के साथ। जब हम इस वक्त अपने अपने घरों में आराम से बैठे हैं, सोचिए जो हैवान शैतान रात के अंधेरे तक का होने का वेट नहीं करे, इनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिन के उजाले में बच्चियों को किडनैप कर कर बहला फुसला कर उन्हें एक ऐसी सुनसान जगह पे ले जाकर उनके साथ रेप और गैंग रेप कर देते हैं, उसके मर्डर भी कर देते हैं। और इन सब पर पॉक्सो का मामला दर्ज होगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। लगभग 2020 में 47,000 इतने मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो, मतलब बच्चों के साथ जो गलत हरकत की जाती है बड़ों के द्वारा, ये वो मामले हैं। 2020 में 47,000, 2021 में 53,000 केसेस हैं। भारत की पूरे में देश की बात कर रहा हूं। 2022 में 63,000 है, 2023 में 64,000 है और 2024 में
69,191। आप सोचेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में मैं क्या बता रहा हूं। दरअसल पॉक्सो का जो फुल फॉर्म होता है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब किसी भी बच्चे के साथ यौन अपराध जो भी होता है उसे रोकथाम के लिए जो कानून बनाया गया है उसका नाम पॉक्सो कहा गया है। इस एक्ट को निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था 2012 में, उसके बाद बनाया गया था और इसमें तमाम तरीकों के कानून की धाराएं जोड़ी गई हैं जो इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अब इसमें एक चीज और है, इसमें इसके तहत कि नाबालिग बच्ची के साथ होने वाली यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई तुरंत की जाती है। इसमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है, कोई सम्मिलित नहीं है। अगर आपने कुछ भी उसे टच किया, बैड टच किया, कोई भी गंदी हरकत की तो हर एक की सजा अलग से दी जाती है। पॉक्सो एक्ट के तहत सभी अपराधियों को सुनवाई एक स्पेशल कोर्ट द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन पर बच्चों को भरोसा करते हैं उनकी मौजूदगी में होती है। स्पेशल कोर्ट बनाया गया है और इसलिए इन सब के मामलों में तुरंत के तुरंत फैसला आप देखते भी होंगे आ भी जाते हैं। बच्चियों के साथ दरिंदगी रोकने के लिए इस एक्ट में 18 जुलाई 2019 में एक बदलाव किया गया, जिसके बाद 16 साल तक की बच्ची का जो रेप से दोषियों को भी उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब यहां पर पहले थोड़ी सी ढीली थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 16 साल भी कर दिया है। इस एक्ट के तहत पुलिस को यह जवाबदेही होती है कि पीड़िता का मामला 24 घंटे के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लाया जाए, जिससे पीड़िता की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाया जाए। इसे थाने तक नहीं रहता, चाइल्ड वेलफेयर सिक्योरिटी के पास भी चले जाता है। पॉक्सो एक्ट से बचने का कोई भी उपाय या आइडिया आप नहीं लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अगर यह साबित होता है कि पीड़िता की उम्र 18 से ज्यादा है तभी इस धारा को हटाया जाएगा, अन्यथा किसी भी सूरत में आरोपी को बचाया नहीं जा सकता है। और इसलिए बार बार आपने देखा होगा कई केसेस में जो दांव पेच फंसते हैं कि अरे ये तो 18 से बड़ी है, 18 से कम है। अगर एक दिन का भी अगर जो डेट है आगे निकल जाता है तब भी पॉक्सो एक्ट लगने से ये बच सकते हैं, मतलब उम्र कैद और जो फांसी की सजा होती है उनसे इन्हें बचाया जा सकता है। और हर बार अगर सिर्फ एक दिन का भी फर्क या 24 घंटे का भी फर्क आ जाए तो उम्र कैद या मौत की सजा से वो बच सकते हैं। ये भी कानून के कुछ लूप होल्स हैं जिसपे एक तरीके से संज्ञान लेने की जरूरत है और हमें लगा कि इस केस को आप तक बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप किया, जो मर्डर किया गया, उसमें तब उम्मीद लगाई गई थी कि कोलकाता पुलिस एक तरीके से बहुत ही जो औरतों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएगी, अपराधियों के अंदर खौफ होगा। लेकिन अपराधी तो दिन के उजाले में ही बच्चियों को एक तरीके से उनका रेप और गैंग रेप करने के बाद, मर्डर करने के बाद तालाब के अंदर फेंक कर भाग भी जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। तो हमें लगा इस खबर को आपके साथ साझा करना जरूरी था। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।